जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। जेडी वैंस कहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को जो अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल है वो बेचना कंसीडर कर रहा है। अब ये जो स्टेप है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये सवाल है। क्या ये एस्केलेशन है या सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक स्केलिंग? क्योंकि अगर हम इस पूरे की बात करते हैं, जिस तरह से अमेरिका इस चीज़ में इन्वॉल्व है, कहीं न कहीं कई सारे जो इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका के हैं, लेकिन इन पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम देखें, जिस तरह से हम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन की बात करें, उसके बाद आप देख लें फ़िलिस्तीन और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसी तरह से पूरी दुनिया में 13 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड ज़ोन जिसको कहा जा सकता है। क्या जिस तरह से एस्केलेशंस हो रहे हैं, पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक बार फिर से हम इन एस्केलेशंस के चलते दुनिया भर में विश्व युद्ध जैसी स्थिति देखेंगे। क्या विश्व तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? सर्गेई लैवरोव ने नेटो और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को वार्न किया है फॉर ओवर अग्रेशन टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों, बीते हफ्ते लगातार रशिया के ऊपर इस तरह की बातें आ रही थी, तो उसको उन्होंने वार्न किया। साथ ही उन्होंने यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट को लेकर, इनफैक्ट अफ्रीका और जो उनको नहीं मिली है उसको लेकर उन्होंने उसकी पैरोकारी की है और उन्होंने कहा है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है वो एंड होना चाहिए। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो टॉमहॉक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और यूक्रेन को देने की बात अमेरिका कर रहा है। इसके पीछे का असली उद्देश्य, ये तो हम जानते हैं कि यूएस रशिया के साथ डायरेक्ट इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या कुछ बड़ी तैयारी है? क्या कुछ इसके पीछे की वजह हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, जिस तरह से जेडी वैंस बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन को अपना टॉमहॉक मिसाइल देने का सोच रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग है या फिर यूएस सच में टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देकर कुछ और करना चाह रहा है? क्योंकि इसको देने का मतलब कुछ बड़ा ही संकेत है। देखिए, अमेरिका अपने हाथ यूक्रेन वॉर से खींचना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो यूक्रेन को वो जो टॉमहॉक मिसाइल भी देने को तैयार हो गया है, क्योंकि इसका पैसा यूरोपियन यूनियन दे रहा है। तो इससे अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको फायदा होने वाला है। और ये जो टॉमहॉक मिसाइल है इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। और ये यूक्रेन ने अगर ये यूज किया है तो कम से कम ये एस्केलेशन हो जाएगा। उसके बाद रशिया का जो जवाब होगा, इट विल बी डिवास्टेटिंग ऑन यूक्रेन। अभी आपने देखा है कि रशिया ने अपने ड्रोन्स एस्टोनिया, रोमानिया, पोलैंड में भेजे हैं और उन्होंने आर्टिकल 4 को इन्वोक किया है। आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 से पहले आता है। और अब जर्मनी ने भी बोल दिया है कि वो भी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट था, इट इज गोइंग इनटू एन अनकंट्रोलेबल वे। अब अमेरिका को लग गया है कि हम पीस तो करा नहीं सकते, इससे अच्छा एक काम करते हैं, अपने वेपन्स बेचो और जो यूरोप और रशिया आपस में लड़ेंगे तो अल्टीमेटली किसको नुकसान है? रशिया को है और यूरोप को है। और अल्टीमेटली ये जो है ग्रैंड प्लान है कि डॉलर को जो बचाने का प्लान है। सेकेंड विश्व युद्ध में आपको याद होगा, जब पूरा यूरोप डिवास्टेट हो चुका था, उस समय मार्शल प्लान लेके आया। मार्शल प्लान के अंदर अमेरिका ने जेनरस एड दिया यूरोप को, और यूरोप ने अपना सोना अमेरिका के पास एक तरह से रखा था। अब अमेरिका चाहता है कि यूरोप और रशिया आपस में लड़े, और जिसके कारण डॉलर की जो सत्ता है, प्रभुत्व है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर सिस्टम में, वो बना रहे। देखिए अंबर जी, ये जो मिसाइल है ना, ये बहुत महंगी होती है। एक मिसाइल का कम से कम $2 मिलियन के आसपास रहता है। और ये मिसाइल अगर रशिया के अंदर यूज हो गई और कहीं ना कहीं अगर सिविलियन एरियाज में चली गई, यूक्रेन कंप्लीटली खत्म कर देगा रशिया। और रशिया ने वार्न भी कर दिया है।
और पुतिन के बारे में बोला जाता है कि इज जी, अ यहाँ पे मैं समझना चाहती हूँ कि हम ये जानते हैं कि रशिया इतना पावरफुल है कि डायरेक्ट अमेरिका भी रशिया के साथ पंगा नहीं करेगा। तो आखिर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देकर वो आखिर क्या अचीव करना चाह रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने हथियार औजार बेचने ही या इसके पीछे कुछ और मकसद है? डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते, लेकिन करना क्या चाहते हैं? यूक्रेन से हाथ भी खींच रहे हैं, रशिया से डायरेक्ट पंगा भी नहीं ले रहा है, तो आखिर चाह क्या रहा है अमेरिका? देखिए वो पूरे यूरोप को एक तरह से खतरे में डाल रहा है, क्योंकि अगर टॉम हॉक मिसाइल रशिया के अंदर यूज हुआ और वहां पे जाके कोई बड़ा सिविलियन कैजुअलिटीज होता है, तो रशिया छोड़ेगा भी नहीं। और रशिया ने वार्निंग भी दे दिया है। उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजे हैं पोलैंड में, ड्रोन्स भेजे हैं रोमानिया में, लैटविया में, एस्टोनिया में। ये सब लैटविया एस्टोनिया जो थे, पहले यूएसएसआर के एक तरह से अंदर आते थे। जब वो ब्रेकअवे हुआ तो अब वो नेटो के अंदर जा चुके हैं। और पोलैंड भी था, वो पहले ही रशिया के साथ ही रहता था। तो उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट वार्निंग दिया है कि पहला हमला हम इनके ऊपर करेंगे। और रशिया ने ऑलरेडी अपनी ऑर्शनिक मिसाइल के थ्रू एक तरह से ग्राफिक भी रिलीज किया कि अगर हम ऑर्शनिक मिसाइल छोड़ेंगे, उसके अंदर से मल्टीपल वॉरहेड्स निकलेंगे। और वो वॉरहेड्स न्यूक्लियर केपेबल हुए तो पेरिस में 15 सेकंड में पहुंच जाएंगे, ब्रसल्स में 12 सेकंड में पहुंच जाएंगे, और लंदन में 20 सेकंड में पहुंच जाएंगे। ऐसा एक वीडियो भी निकाला था लास्ट टाइम। तो जब ये क्रिप्टिक मैसेज होता है, पुतिन पूरा वार्निंग देके काम करते हैं। और ये देखिए कि पुतिन को एक तरह से हल्के में रहना नहीं चाहिए। रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर वेपन्स है, और अमेरिका के पास 5500 या 5800 ही है। सेकेंड, एक और एक चीज है, द ओनली कंट्रीज इन यूरोप विच हैज न्यूक्लियर बॉम्ब इज यूके एंड फ्रांस। एक तरह से वहां पे जब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा, तो इसमें फायदा किसको होगा? अमेरिकन आर्म्स कंपनीज को, अमेरिकन जो एलएनजी कंपनीज है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज को, इन सबको फायदा होगा। और यूरोप अगर डिस्ट्रक्ट होता है, तो वापस यूरोप क्या करेगा? अमेरिका के पास जाएगा, बोलेगा हमको आप हमको वापस एड दो। और एड कैसे करेगा अमेरिका? डॉलर छाप के ही देने वाला है। तो डॉलर का मतलब वर्चस्व तो बढ़ता रहेगा। उमेश जी साफ ये समझा जाए कि यूएस ये जो मूव ले रहा है वो नेटो और ईयू को प्रेशर में डालने के लिए कर रहा है। बरोबर। नेटो के अंदर उन्होंने बोल दिया है कि हम वेपन सप्लाई करेंगे, आपको अमेरिकन वेपन्स ही लेना है, पैसे भी देना है, और वो हायर इन्फ्लेटेड दाम के थ्रू आपको रशिया को टारगेट करना है। ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। देखिए अमर जी, एक और एक चीज हमको समझने की है कि आज रशिया झुकने वाला नहीं है। रशिया ने टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नाजीज जो है मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच गए थे। फिर भी रशिया उनसे लड़ता रहा, और लास्ट में नाजी आर्मी है, उनको सरेंडर करना पड़ा। रशियंस आर वेरी ग्रेट फाइटर्स, ये यूरोप को लोगों को मालूम है। और वहां पे अगर लोग अपनी जिद पे आ जाते हैं, तो नो बडी कैन बीट देम। इवन द अमेरिकन फोर्सेस जो है, रशियन जो सोल्जर्स हैं, उनसे डरते हैं। दे आर बैटल हार्डेंड, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इज इनहॉस्पिटेबल। और उसके अंदर रशियन पीपल आर वेरी मच पेट्रियोटिक। देखिए मूवीज के अंदर हमको समझ में आ जाता है, जो इंडिपेंडेंस डे मूवीज आती है जिसमें अमेरिका को ग्लोरीफाई किया जाता है, इन्होंने अच्छा नैरेटिव बना दिया। अगर एक्चुअल वॉर हुआ, तो ये उल्टा ही हो जाएगा। रशियन विल प्रिवेल ओवर द यूरोपियन एंड द अमेरिकन। ये बात आपको समझने वाली बात है। देखिए अमर जी, एक और एक चीज है, एक और एक न्यूज आया है। पेंटागन अभी क्या कर रहा है? पेंटागन अपनी जो मिसाइल्स है, जैसे उसकी मिसाइल्स है पेट्रियट इंटरसेप्टर्स, SM-6, LR साम, JSS साम, PR साम, ये सब मिसाइल्स है, सर्विस टू एयर मिसाइल बोलते हैं इसको। इसकी जो प्रोडक्शन है वो क्वाड्रबल करने वाला है। और इससे भी फायदा किसको होने वाला है? लॉकहीड मार्टिन को होने वाला है, बोइंग को होगा, नॉर्थरॉप को होगा। और इन्होंने एक तरह से विश्व के अंदर विश्व युद्ध की तरफ ये लोग धकेल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होके सरगेई लाव्रोव ने वार्निंग दिया है। और यूनाइटेड नेशंस कौन सी संस्था है? जो वर्ल्ड के अंदर पीस लेने की उसकी ऑब्जेक्टिव है। अब उसी संस्था के अंदर हम एक देख रहे हैं कि सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया को कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को कर रहा है, टर्की भारत को कर रहा है, इंडिया टर्की को करता है। मतलब आप देखिए, जहां भी उधर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लीडर्स के, एक तरह से कंसिलेटरी स्टेटमेंट्स नहीं है। एक तरह से आपने देखा है कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने जब उधर वो भाषण उमेश दे जी, रहे यहाँ थे। पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि यूएन जैसी जो संस्थाएं थी वो सिर्फ एक मात्र सिर्फ एक कागजी
ऑर्गेनाइजेशंस बन के रह गई हैं, तो फिर देश आपस में ही इस तरह से अपनी सुरक्षा या अपना अगर कोई उनके ऊपर टेढ़ी आँख रखता है तो उसको ऑफ कोर्स वो खुद ही देखेंगे ना। अगर यूएन कुछ नहीं कर पाएगी, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कर पाई? इनफैक्ट यूएन के तो रिप्रेजेंटेटिव्स और जो वर्कर्स थे वो ही मारे जा चुके हैं, तो फिर यूएन का क्या औचित्य रह जाता है। लेकिन उमेश जी, हम इस डील की बात करते हैं कि जो डील की बात यूक्रेन के साथ अमेरिका कर रहा है टॉमहॉक्स मिसाइल को लेकर, अगर ये हो जाती है तो हम यूक्रेन का जो ये पूरा मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करें, वो क्या रहेगी और रशिया के अगेंस्ट बैलेंस कैसे शिफ्ट कर पाएगा? डेफिनेटली रशिया आगे बढ़ेगा, पूरा यूक्रेन को कैप्चर करेगा, ज़ेलेंस्की को उधर से हटाएगा, शायद उसको मौत के घाट भी उतार दे और वहाँ पे विक्टर यानुकोविच को वापस बैठाएगा। और कोई भी कंट्री अगर उस समय बीच में आएगा, उसको रशिया के वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स देख लेंगे। ऑर्शनिक मिसाइल के अगर अगर उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख ली है, तो कोई भी अमेरिका का कोई भी इंटरसेप्टर्स उस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। तो ये यूरोप के लिए सबसे बड़ी एक तरह से वार्निंग है। अब समझने वाली बात है कि अमेरिका जानबूझ के एस्केलेट करना चाहता है, जिसमें नुकसान किसको होगा? रशिया को होगा। नुकसान किसको होगा? यूरोप को होगा। और एक चीज है, यूक्रेन ने क्या किया है, थोड़े दिन पहले से उन्होंने रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना चालू कर दिया, वहां पे रिफाइनरीज पे अटैक करना चालू कर दिया, जिसके कारण रशिया के अंदर वहां पे क्रूड प्राइसेस बढ़ चुके हैं। एक तरह से आप देखिए, क्रूड प्राइसेस अगर बढ़ता है तो सारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। ये एक तरह से पुतिन इसको एक तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, क्योंकि पुतिन की पर्सनल पॉपुलैरिटी भी नीचे जाएगी अगर प्राइसेस बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं ये वॉर को अभी एंड करने का है, डी एंड करना पड़ेगा। रशिया को समझ में आएगा, ऑल आउट इन्वेशन करेगा और वर्ल्ड के अंदर आप ये देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने की संभावना है। इतने दिन तक ये एक तरह से स्क्रिप्टेड कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा था। रशिया को भी फायदा हो रहा था, अमेरिका को भी फायदा हो रहा था। क्योंकि टैंकर, एलएनजी टैंकर्स के अंदर जो गैस है, वो यूरोप रशिया से ले, वो पहले अमेरिका से ले रहा था और इंडिया और चाइना एक तरह से रशिया पे ले रहे थे। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह से प्री स्क्रिप्टेड इनके अंदर दोनों के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट हो चुका था। पर ट्रंप आने के बाद ट्रंप चाहता है कि अमेरिकन कंपनीज का दाम, अमेरिकन कंपनीज जैसे एक्सॉन मोबाइल है, उनका क्रूड बिके। इसके लिए वो भारत और चीन को बोल रहे हैं कि आप इन दोनों आप रशिया से तेल लेना बंद करिए। अब उन्होंने कल आपने देखा है कि टर्की के साथ अभी डील हुई है। टर्की ने बोला है कि हम $43 बिलियन के गैस लेने वाले हैं अमेरिका से। तो ये गैस पहले टर्की रशिया से लेता था। तो कहीं न कहीं रशिया ने एक तरह से इसको एक तरह से सही तरीके से लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है उसके जो ट्रेडिशनल उसके जो कस्टमर्स है, अमेरिका उनको अटैक कर रहा है, प्रेशराइज़ कर रहा है, एक तरह से इकोनॉमिक एम्बार्गो यूज़ करके, तो अमेरिका को भी मज़ा चखाएगा। सेकंड एक और एक चीज़ है, वेनेजुएला के अंदर देखा है कि आपने अमेरिकन जो नेवल शिप्स है, उन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है। प्यूर्टो रिको में वहाँ पे आर्म्ड इन्वेशन की वो एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कल आपको ये भी बता देता हूँ, डिफेंस नहीं, वॉर सेक्रेटरी हेग्सेट ने 800 एडमिरल और सार्जेंट्स को बुलाया है, जनरल्स को बुलाया है और उनको क्वांटिको वर्जीनिया में बुलाया है। और वहां पे उनको नया एक तरह से डॉक्ट्रिन दिया जाएगा, जिसमें उनका एक ही लक्ष्य है, टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स अराउंड द वर्ल्ड, ताकि डॉलर की प्रभुसत्ता एक तरह से बचाई जा सके। ये मुझे समझ में आ। लेकिन उमेश जी, हम अगर यूएस की इस पॉलिसी की बात करें तो उसका असर इंडो पैसिफिक पर हम क्या देखेंगे? उसकी जियोपॉलिटिक्स पर क्या इन्फ्लुएंस आएगा और साथ ही साथ जो इंडिया, चाइना और रशिया का रिलेशन है उस पर? देखिए, ऑलरेडी चाइना ने सेंस कर लिया है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है और कहीं न कहीं वो यूरोप को वहाँ पे, यूरोप और यूक्रेन को और रशिया के साथ भिड़ा के वो अपने सारे रिसोर्सेस साउथ चाइना सी में लेके आएगा। इसके लिए चाइना ने भारत के ऊपर जो 30% टैरिफ था, एक्सपोर्ट टैरिफ था मेडिसिन पे, वो कम कर दिया है। देखिए, चाइना को भी मालूम है कि भारत के साथ वो दे कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद इंडिया एट दिस मोमेंट, क्योंकि यूएस पूरी डिप्लॉयमेंट करने वाला है साउथ चाइना सी में और वो ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ताइवान गया तो नेक्स्ट चाइना का हमला होगा जापान के ऊपर और जापान के अंदर ओकिनावा में अमेरिकन बेसिस है और उनके बेसिस साउथ कोरिया में भी है। तो वहाँ पे 28,000 सोल्जर्स है, जापान में अराउंड 50,000 सोल्जर्स है।
फिलीपाइंस में उनकी बेसेस है, और ये एक तरह से साउथ चाइना सी में चाइना को एनसर्कल करने की एक तरह से कोशिश की जाएगी, और इसी के लिए उनको सेंट मार्टिन आइलैंड भी चाहिए था, जिसमें अमेरिका चाहता था कि स्टार्टिंग में वो चाइना को ब्रेक करे, फिर अल्टीमेटली इंडिया को करेगा, क्योंकि टॉप 5 इकोनॉमीज में नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 4 पे इंडिया है, थर्ड नंबर जो है जर्मनी का है, वो अमेरिका का पिट्टू ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि वो इंडिया को भी टारगेट करने की प्लान करेगा। इसके लिए अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस भी उसको मिले, और वो अपनी फोर्सेस अभी उन्होंने बांग्लादेश में भी उतार दिया है, ताकि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिसरप्ट किया जाए, चाइना की जो अनइंटरप्टेड सप्लाईज है म्यांमार में उसको भी डिसरप्ट किया जाए, और वहां पे चाइना को ब्लॉक किया जाए। तो एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि भारत के ऊपर साथ चाइना अपने रिश्ते इसके लिए कर रहा है ताकि इंडिया प्रो यूएस ना हो जाए, और इंडिया ने बोल दिया है कि हम किसी के वॉर में पड़ने वाले नहीं है, आप दोनों लड़ना है आप लड़ो, हमारे को हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से मतलब है, हमारे को क्या फायदा देते हो वो बताओ। इसके लिए मोदी जी ने देश के हित में बात की है। मोदी जी डज नॉट वांट इंडिया टू गेट इन्वॉल्व इन एनी वॉर विद ईदर चाइना और अमेरिका। आपको लॉर्ड लड़ना है, आप लड़ो, आप मरो, आप कटो, हम इंडिया को, इंडियंस को हम बचा लेंगे। दिस इज द जी। दिस इज द रियल एजेंडा ऑफ मोदी जी। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, रशियन कंपनीज को बोल रहे हैं भारत के अंदर इन्वेस्ट करो, जो वहां की डिफेंस कंपनीज, फ्रेंच कंपनीज को बुला रहे हैं, जर्मन कंपनीज को बुला रहे हैं, इसराइल की कंपनीज को बुला रहे हैं, जैपनीज कंपनीज को बुला रहे हैं। सारे वर्ल्ड की अगर डिफेंस कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाएगी, तो जब वॉर होगा सारे जो वॉर का जो इक्विपमेंट है वो भारत में बनेगा, और जहां पे डिफेंस प्रोडक्शन होता है वहां पे कोई भी बम्बार्डमेंट नहीं करता है, तो भारत विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ वॉर एंड पीस बोथ ऑफ टाइम। दिस इज द ग्रैंड प्लान ऑफ मोदी जी। उमेश जी, लेकिन हम इस जो जेडी वैंस का स्टेटमेंट है उसको अगर हम बात करें, अगर वो यूएस ये स्टेप लेता है तो जो पीस टॉक्स की बात हो रही है, तो जो पीस टेक टॉक्स हैं और जो डिप्लोमेसी है उसके चांसेस तो बिल्कुल मुश्किल में जाते नजर आएंगे, या फिर इसको ये कहें कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक टूल हो सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पीस टॉक्स तो अभी ऐसी बात है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यूएस प्रेसिडेंट अभी चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में जो अपना ऑपरेशन है उसको बंद करें, और बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि वो वेस्ट बैंक के ऊपर भी कब्जा कर ले, ताकि इसराइल के लिए एक्सक्लूसिव टेरिटरी बन पाए। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। सब लोग अभी देखिए, वेस्ट भी डिवाइड हो चुका है, यूके ने, और बाद में बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, सब ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। अब ऐसा हो रहा है अंबर जी, आप ये पीस की बात तो अब छोड़ दीजिए, अभी सब जगह वॉर की बात हो रही है। अब देखिए, उन्होंने अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम भी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर लुक्स गुड, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लुक्स नॉट सो गुड। तो मतलब आप सोच लीजिए, उनके जो सेक्रेटरी का नाम डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, वॉर सेक्रेटरी है। बहुत तो समझ सेक्रेटरी। लीजिए, यस, एवरीबडी वांट्स टू गो ऑन वॉर, और क्लियर कट बोल रहे हैं, एजेंडा भी देखिए सब लोग ये है, सब लोग अपना इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। और मैं ये भी नहीं आपको बता देता हूँ कि भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो S-400 सिस्टम एडिशनल 5 बैटरीज लेने वाले हैं। उन्होंने रशिया को बोल दिया फटाफट बनाओ, और S-400 और S-500 भारत के अंदर भेजो। और एक और एक चीज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को उन्होंने QR सरफेस टू एयर मिसाइल, उसका भी ऑर्डर दे दिया 30,000 करोड़ का। तो भारत भी प्रिपेयर कर रहा है कि पीओजेके को हमको भी लेना है। तो जब ये वॉर होगा ना, ग्लोबल वॉर, हम पीओजेके एक ही दिन में ले लेंगे। वो आप देख लीजिए कि ऑलरेडी वहां पे भी प्रॉब्लम चालू हो चुके हैं। तो ये सब चीज मालूम होता है कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अनकंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये 2030 और 32 में होने का तैयारी हो रहा है। इसलिए पहले क्या हो रहा है, सब लोगों के बीच में सिक्योर करना चाहते हैं अपनी मैरीटाइम लाइन्स। सब लोग अलायंस बना रहे हैं, नए नए अलायंस बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में जाके धमकियां दे रहे हैं। तो सोचिए कि कोई भी अभी पीस चाहता ही नहीं है, एवरीबडी वांट्स वॉर। सबको एक ही चीज है, चलो सब लोग यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वॉर कैसा होगा वी डोंट नो, बट ऐसा है कि एवरीबडी वांट्स टू फ्लेक्स देयर मसल, एवरीबडी वांट्स टू यूज देयर मिसाइल्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि एक तरह से कॉमर्स भी है ना, वॉर इज बिकम द न्यू इंडस्ट्री ऑल्सो। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर। इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मिसाइल सप्लाई का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हम जो ग्लोबल आर्म रेस और उसकी प्रोलिफिकेशन की बात करते हैं,
उस पर क्या हो सकता है, किस तरफ जा रहा है? देखिए, ग्लोबल आर्म्स रेस तो अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑल द नेशंस आर वर्किंग टुवर्ड्स सिक्योरिंग देयर आर्म्स इंडस्ट्री आल्सो। जैसे अभी आप देखिए, मोरक्को के अंदर मोरक्को बोल रहा है कि भारत को कि मेक इन मोरक्को करो, तो वहां पे टाटा ने वहां पे जो ट्रक्स बना रहा है उधर, वो मोरक्को में जाके बना रहा है। फिलीपाइंस ने बोल दिया है हम आपसे हथियार देने को तैयार है, पर मेक इन फिलीपाइंस करो। तो भारत की एक कंपनी उधर भी प्लांट डाल रही है। बाकी सब भारत भी जो काम कर रहा है ना, बाकी सब लोग मोदी जी को कॉपी करने लग गए। सबको समझ में आ गया अगर वो कंट्री इधर आ जाएगी तो स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, कम्युनिकेशन शेयरिंग होगा, लॉजिस्टिक एक अग्रीमेंट होगा। फिर बाद में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद क्या होगा, मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी, ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर बाद में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनेगा। एक तरह से ये जो होता है, ये सब डिफेंस टाइज होता है। इससे क्या होता है, पहले डिफेंस टाइज स्ट्रांग होते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री दोनों कंट्रीज की स्ट्रांग होती है, फिर सप्लाई चेन इंटरग्रेट होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, मोरक्को के पास अगर कोई मिनरल्स है वो भारत आते हैं, भारत के पास जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो मोरक्को जाते हैं। तो ये सब एक ग्लोबल कॉमर्स हो गया, इंटरग्रेट हो गया। पहले क्या था, जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब रेस्ट्रिक्शन चालू हो जाएंगे, पेमेंट सेटलमेंट्स कैसे करना, क्योंकि यूएस जिसके मर्जी होगा वो सैंक्शन लगाएगा, वॉर भी करवाएगा, ताकि डॉलर को एक तरह से कोई चैलेंज न कर सके। ये एक तरह से सोची समझी चाल है। इसके लिए आप सोचिए, पिछले 1 महीने के अंदर हमने देखा कि 3 देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन भी हुआ था। नेपाल में हुआ, फ्रांस में हुआ, जापान में सरकारें भी गिर गई। और साउथ कोरिया के अंदर, वहां के साउथ कोरिया को तो ऑर्डर दे दिया है, $350 बिलियन हमको देना पड़ेगा आपको। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, वो ट्रम्प के चरणों में गिर गए कि भैया अगर हमने तुमको $350 बिलियन दे दिए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। जापान के अंदर, जापान के प्राइम मिनिस्टर नहीं माने तो उनको हटा दिया गया। तो अंबर जी, ये चीज है कि यूएस विल यूज ऑल द जो भी उनके ट्रिक्स रहेंगे, दे विल यूज ऑल द ट्रिक्स टू एंश्योर दैट वॉर होता रहे, इंस्टेबिलिटी रहे, केओस होए, और वॉर जो है अमेरिका ताकि के पास ना है। उनकी आर्म्स इंडस्ट्री चलती रहे, इन शॉर्ट। उससे 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 बड़ा चीज क्या है, जो वॉर जो होगा वो अमेरिका के स्टोर्स पे ना है। जो भी वॉर्स करना है यूरोप में करो, आप एशिया में करो, अफ्रीका में करो, लैटिन अमेरिका करो, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका के पास नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप देखिए, साउथ चाइना सीन के अंदर अगर वॉर चालू हो जाता है, किसको नुकसान होगा? वो नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कोस्ट पे ही बना के रखा है। उनकी एक जी। एक सिटी जो जीडीपी है, इट इज अराउंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, $3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर वहां पे अगर बॉम्ब्स गिर जाते हैं तो किसको नुकसान है? वहां की सिटीज को नुकसान है, और सिटीज की नुकसान है तो वहां की कंट्रीज को नुकसान है। तो वो सब काम चाइना अभी अमेरिका कर रहा है, ये एक चीज समझ जाइए। अब मोदी जी का, आपको मैं बोलता हूँ, दृष्टिकोण देखिए। मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, भारत को बचा रहे हैं। देखिए, जब आपको ध्यान होगा कि जब 1947 में जब डॉक्टर विक्रम साराभाई नेहरू जी से झगड़ा करके उन्होंने स्पेस रिसर्च का काम कराया, मोमीर जहांगीर बाबा ने एटॉमिक रिसर्च के ऊपर झगड़ा करके काम करवाया। उस समय वामपंथी जो यहाँ पे कांग्रेसी थे, वो हमेशा अपोज करते थे, रहते थे। पर फिर भी आज देखिए, 70 साल बाद वी आर रीपिंग द बेनिफिट्स। जो काम डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने किया है, सिमिलरली मोदी जी भी एक विजन पे काम कर रहे हैं। इसका बेनिफिट हमको आज नहीं मालूम पड़ेगा, 10 साल बाद हम सोचेंगे कि मोदी जी ने काम करके गए थे। और उस समय मोदी जी रहे नहीं रहे हमको नहीं मालूम, बट वी विल डेफिनेटली एडमायर मोदी जी फॉर सेविंग इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल फोर्सेस। कोविड के अंदर भी हमको बचाया है मोदी जी ने, देश के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डेवलपमेंट किया, और अमेरिका की जो mRNA वैक्सीन है, फाइजर और मॉडर्ना की, उसको अपोज भी किया। और वहां पे बताया जाता है फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के कारण कैंसर के केसेस बढ़ चुके हैं। ये चीज नोट करिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और अब देखते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो और कितना एस्केलेट होता है और कहाँ कुछ जाता, कहाँ तक पहुँचता है, साथ ही जेडी वांस के स्टेटमेंट का क्या असर होता है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो हम ग्लोबली देख रहे हैं। मुझे जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत सारे अहम बिंदु हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर साझा किए उसके लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम, भारत माता की जय।